नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। क्लास 9th की हिस्ट्री किताब के चैप्टर 5 में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे उन पेस्टोरल नोमैड्स की जो कि प्लेट्यूज, प्लेन्स और डिजर्ट्स में ऑपरेट करते हैं। देखिए, सारे पेस्टोरलिस्ट माउंटेन्स में ऑपरेट नहीं करते हैं। जैसे कि गद्दीज, बकरवास, गुजर्स, इनके बारे में हमने पहले पढ़ा, बोथियास। ये वो पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज़ थी जो अपने हर्ड्स को, कैटल को लेके माउंटेन्स में घूमती थी। तो सर्दियों के समय पर वो नीचे प्लेन इलाकों में आ जाएंगे, गर्मियों के समय पर ऊपर वापस माउंटेन्स में चले जाएंगे। ठीक है, बुगियाल्स क्या होते हैं ये सब हमने देखा, मीडोज क्या होते हैं। बहुत सारे ऐसी पेस्टोरल कम्युनिटीज़ हैं जो प्लेट्यूज, प्लेन्स और डिजर्ट्स ऑफ इंडिया में मिलती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक पेस्टोरल कम्युनिटी है महाराष्ट्र की जिसका नाम है धंगर। एनसीईआरटी में ये जो नाम लिखे हुए हैं ना पेस्टोरल कम्युनिटीज़ के, इनको याद रखिए। इनको याद रखना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि एनसीईआरटी से कभी कभी सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं। ओके, और जो लोग एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से, अपने स्कूल के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं, उनके लिए तो वैसे ही इंपॉर्टेंट है। तो ये जो धंगर है, ये पेस्टोरल कम्युनिटी है महाराष्ट्र की। अर्ली 20th सेंचुरी में इनकी आबादी थी लगभग 4,67,000, 4,67,000। ज़्यादातर शेफर्ड्स हैं। ओके, कुछ ब्लैंकेट भी वीव करते हैं। चूंकि शेफर्ड्स हैं, शीप है इनके पास, तो शीप रेयरिंग से इनके पास वूल भी आता है। उस वूल से ये लोग ब्लैंकेट्स भी वीव करते हैं। बहुत सारे बफेलो हर्डर्स भी हैं। ठीक है, ये जो ढंगर्स हैं ये सेंट्रल प्लेट्यू ऑफ महाराष्ट्र में रहते हैं ड्यूरिंग द मानसून। ये जो सेंट्रल प्लेट्यू ऑफ महाराष्ट्र है, ये सेमी एरिड रीजन है। यहाँ पे पानी बरसता है बट बहुत कम बरसता है। ठीक है, सॉइल भी यहाँ पे बहुत पुअर है, तो ज़्यादा यहाँ पे वेजिटेशन नहीं हो सकता, कल्टीवेशन नहीं हो सकता। थॉर्नी स्क्रब से भरी हुई है ये ज़मीन, तो ज़्यादा क्रॉप्स जैसे कि गेहूँ, चावल यहाँ नहीं बोए जा सकते। कुछ क्रॉप्स ही यहाँ पे बोए जा सकते हैं, जैसे कि बाजरा। बाजरा भी पूरा न्यूट्रिशियस क्रॉप है, तो बाजरा ये लोग यहाँ पे ग्रो करते हैं। ठीक है भाई, मॉनसून में क्या होता है, इस इलाके में जहाँ पे ढंगर्स ऑपरेट करते हैं, जो सेंट्रल प्लेट्यू ऑफ महाराष्ट्र वाला इलाका है, यहाँ पे थोड़ा बहुत पानी बरसता है। किस समय पे? मानसून रीजन के समय पे। उस थोड़े बहुत पानी बरसने के चक्कर में यहाँ पे पैस्चर्स डेवलप हो जाते हैं। ग्रेजिंग ग्राउंड तो बन ही जाता है, बड़े बड़े ट्रीज तो डेवलप नहीं होते, बट थोड़ा बहुत पैस्चर्स यहाँ पे डेवलप हो जाते हैं। ठीक है भाई, उसके बाद आगे बात की जाए, बाय अक्टूबर द धंगर्स हार्वेस्टेड देयर बाजरा एंड स्टार्टेड टू मूव वेस्ट। आपको पता है कि हमारे देश में जो मानसून है वो जून जुलाई के लगभग आता है, सितंबर अक्टूबर तक वो पूरा चला जाता है। तो इस समय पे तो ये लोग सेंट्रल प्लेट्यू में ही रहते हैं, ये धंगर्स। इनके जो भी कैटल है उनको ग्रेजिंग ग्राउंड्स भी मिल जाते हैं। अपना बाजरा वगैरह भी ये लोग उगा लेते हैं, उसको हार्वेस्ट कर लेते हैं। और बाजरा उगाने के बाद, अक्टूबर हार्वेस्ट करने के बाद, अक्टूबर के लगभग जब इनके पास्चर सूखने लगते हैं ना, तो ये वेस्ट की तरफ मूव करते हैं। ओके, अगर मान लीजिए ये इंडिया है, तो सेंट्रल महाराष्ट्र यहाँ कहीं आया मान लीजिए। ओके, तो सेंट्रल महाराष्ट्र से अब ये वेस्ट की तरफ मूव करना शुरू करेंगे। जब ये वेस्ट की तरफ मूव करना शुरू करेंगे तो ये कोंकण की तरफ जाएंगे। ओके, जैसे जैसे कोंकण के पास पहुंचते जाएंगे, वहां पे इनको एग्रीकल्चरल ट्रैक्ट लश और ग्रीन मिलता जाएगा, क्योंकि ये माउंटेनियस, सॉरी, ये रेनफॉल वाले रीजन में जा रहे हैं जहां पे पानी अच्छा खासा बरसता है। किसी एक पर्टिकुलर जगह पे कितनी वेजिटेशन है, वो कितना लहलहा रहा है, कितना ग्रीन है, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि वहां पे पानी कितना बरसता है। तो ये धंगर्स जब वेस्ट की तरफ मूव करेंगे, कोस्टल इलाकों की तरफ जाएंगे, कोंकण पहुंचेंगे, वहां पे एक वेल डेवलप्ड एग्रीकल्चरल ट्रैक है जहां ठीक ठाक बारिश होती है, सॉइल भी अच्छा है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे जो ये शेफर्ड्स हैं, इनको कोंकणी पीजेंट्स वेलकम करेंगे। इन शेफर्ड्स, ये जो शेफर्ड्स हैं वो कोंकणी पीजेंट के खेतों में अपने इन भेड़ बकरियों को छोड़ देंगे, और ये भेड़ बकरियां उनके खेत से खाना खा लेंगे। अब आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को लगेगा कि अगर आपके पास एक खेत हो और उस खेत में फसल खड़ी है, तो क्या आप किसी कैटल को, किसी भेड़ बकरी, गाय भैंस को घुसने दोगे अपने खेत में? ऑब्वियसली नहीं घुसने दोगे। होता यह है दोस्तों कि मान लीजिए आप एक किसान हो, और एज अ किसान आपने अपनी फसल उगाई मानसून की, और मानसून की फसल को फिर आपने काट दिया, हार्वेस्ट कर लिया। ठीक है, ये जो गर्मी वाली फसल है इसको आप बोलते हो खरीफ। ठीक है भाई, ये जो खरीफ वाली फसल होती है इसको ऑटोमनल क्रॉप बोला जाता है। इसको सितंबर से अक्टूबर में हार्वेस्ट कर लिया जाता है। ओके, अब सितंबर से अक्टूबर में हार्वेस्ट हो गई, और उसके बाद आपको राबी क्रॉप लगानी है, वो नवंबर दिसंबर में उसकी सोइंग होती है, वो मार्च के समय पर हार्वेस्ट होती है। तो खरीफ से राबी के बीच में इन कोंकण पीजेंट्स के यहाँ पहुंचते हैं ये शेफर्ड्स, और ये शेफर्ड्स मदद करते हैं इन कोंकण पीजेंट्स की। कैसे? ये जो पास्चर्स है ना, ये जो खेत है जिनकी हार्वेस्टिंग हो चुकी है खरीफ क्रॉप से, वहां पे स्टॉक्स बचे हुए हैं, डंठल बचे हुए हैं। तो चाहे आप राइस की खेती करो, चाहे वीट की खेती करो, नीचे कुछ डंठल बचे हुए होते हैं। उन डंठलों को ये जो हर्ड्स होते हैं वो खा जाते हैं।
हर्ड्स को तो पास्चर्स चाहिए ना, और डंठल भी एक प्रकार के पास्चर्स हैं, आसपास की घास है। तो ये जो कैटल हैं इन पास्टोरल्स के, वो इस फील्ड में घुसेंगे, इनके डंठलों को साफ कर देंगे। साथ साथ ये कैटल का अपना एक्सक्रीटरी प्रोसेस है, अपने एक्सक्रीटरी प्रोसेस से थ्रू वो अपनी पॉटी निकालेंगे और वो बेसिकली एक मैन्योर बन जाएगा उस पर्टिकुलर फील्ड के लिए। तो डबल पर्पस यहाँ पे मीट होता है। जो पैस्टोरलिस्ट नोमैड है उनके जो हर्ड्स हैं उनको खाने के लिए कुछ मिल जाता है, ठीक है भाई, और जिनके खेत हैं उनको अपने खेत के लिए मैन्योर मिल जाती है, नेचुरल मैन्योर, और साथ साथ उनके स्टॉक्स क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि ये जो हर्ड्स आएंगे ये जो थोड़ा बहुत पौधे वौधे बचे हैं उनको खा जाएंगे। तो ये विन विन सिचुएशन है। कभी भी खड़ी फसल पे कोई किसान किसी भी गाय भैंस को या भेड़ बकरी को नहीं घुसने देगा। तो यही लिखा हुआ है। खरीफ हार्वेस्ट के बाद फील्ड्स को फर्टिलाइज करना है, तो फर्टिलाइज कौन करेगा? तो भाई ये धंगर फ्रॉक्स मैन्योर करेंगे। ओके, कैसे मैन्योर करेंगे बता दिया, और फेड ऑन द स्टबल, ठीक है भाई। तो अगले राबी हार्वेस्ट के लिए उस फील्ड को तैयार करना है, डंठल हटाने हैं, ऊपर से मैन्योर डालना है। ये दोनों काम अगर ये कैटल कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कोनकनी पीजेंट बोलेंगे कि आ जाओ भाई ये खेत आपके लिए है। फिर ये जो कोनकनी पीजेंट्स होते हैं ना, ये राइस प्रोवाइड करते हैं इन शेफर्ड्स को। ये शेफर्ड्स उस राइस को प्लेट्यू में वापस लेके जाते हैं जहाँ पे ग्रेन स्कार्स है। तो यहाँ पे एक तरीके से ट्रेडिंग का काम भी करते हैं ये ढंगर्स। ये ढंगर्स थोड़ा बहुत पैसा दे के और थोड़ा बहुत अपनी ज़रूरतों के लिए इन कोनकनी पीजेंट से राइस खरीद लेते हैं। वो राइस जाके अपने प्लेट्यू इलाके में वापस बेचते हैं। तो वहाँ पे प्लेट्यू में जहाँ पे राइस की कमी थी वहाँ राइस पहुँच जाता है। समझ गए? लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये जो ढंगर्स होते हैं ना, ये कभी भी मानसून के दौरान कोनकन में नहीं रुकते हैं, ठीक है। मानसून के दौरान ये अपने सेंट्रल प्लेट्यू वाले इलाके में वापस आ जाते हैं। ये मानसून के दौरान कोनकन में नहीं रुकेंगे। रीजन भी कि कोनकन कोस्टल इलाका है और कोस्टल इलाके में मानसून के दौरान पानी बरसेगा, और इनकी जो भेड़ बकरियां हैं ना, ये वेट मानसून कंडीशंस को टॉलरेट नहीं कर सकती। केवल भैंसे एक ऐसे जानवर है जो कि वेट मानसून कंडीशन को लाइक करता है। भेड़ बकरियां ज्यादा वेट मानसून कंडीशन में सर्वाइव नहीं कर सकती, इसलिए अपने ड्राई प्लेट्यू में वापस लौट आते हैं जब तक मानसून आता है। समझ गए? यहां पे आप समझिए स्टबल क्या होता है? लो एंड्स ऑफ ग्रेन स्टॉक्स लेफ्ट इन द ग्राउंड आफ्टर हार्वेस्टिंग। तो अगर राइस की क्रॉप लगी हुई है, उसको ऊपर से आप काटोगे तो नीचे के जो डंठल है वो बाकी रह जाएंगे। इन स्टबल की बर्निंग करने से ही दिल्ली में इतना गंदा पॉपुलेशन होता है। इस स्टबल की बर्निंग को रोकने के लिए एक ऑर्डिनेंस लेके आई सरकार। इस स्टबल की बर्निंग को रोकने के लिए पूसा नाम का जो इंस्टीट्यूट है दिल्ली में, वो अलग अलग प्रकार के केमिकलों का इन्वेंशन कर रहा है। ये स्टबल बर्निंग आज की डेट में एक बहुत बड़ा इशू बन के सामने आई है हमारे। तो कहीं ना कहीं आप ये भी समझ सकते हो कि ये जो कटल है ये स्टबल बर्निंग यानी इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल तरीके से स्टबल से डील भी कर रहा है। फिर यहाँ पे अगर आपको देखिए, ये राजस्थान का आप कह सकते हो एक सीन है। यहाँ पे आपको डेजर्ट्स नज़र आ रहे हैं। ये जो रैका कैमल्स हैं ये थार डेजर्ट्स में ग्रेज करते नजर आ रहे हैं। रेगिस्तान में तो भैया आपको इसी तरीके के पौधे नजर आएंगे, छोटे छोटे बुशेस। आपको कोई बड़े लहलहाते हुए वहाँ पे मीडोज नहीं मिलेंगे, ग्रासलैंड्स नहीं मिलेंगे। केवल कैमल्स ही सर्वाइव कर सकते हैं इस तरीके की थॉर्नी बुशेस पे, बाकी जानवर सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन कैमल्स को अगर खाना खाना है तो उनको एक बहुत बड़े इलाके में ग्रेजिंग करनी पड़ती है, किसी एक पर्टिकुलर जगह पे उनको इनफ घास नहीं मिलेगी। फिर अगर आप कर्नाटका और आंध्र प्रदेश की बात करिए तो कर्नाटका और आंध्र प्रदेश का भी जो ड्राई सेंट्रल प्लेट्यू है वहाँ पे थोड़ी बहुत स्टोन, थोड़ी बहुत ग्रास मिलती है। तो वहाँ पे कैटल, गोट और शिप हर्डर्स के लिए कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है। कर्नाटका आंध्र प्रदेश में जो गोलास नाम की कम्युनिटी है वो कैटल को हर्ड करते हैं। कुरुमास और जो कुरुबास है वो शीप और गोट्स को हर्ड करते हैं, रियर करते हैं। कुरुमास बेसिकली जो गोलास हैं ये कैटल को हर्ड करते हैं, यानी कैटल को पालते पोसते हैं। कुरुमास कुरुबास रेयरिंग ऑफ शीप्स में इन्वॉल्व है और गोट्स में, और उसके बाद वो ब्लैंकेट्स को वोव करके बेचने में इन्वॉल्व है। वुड्स के पास रहते हैं, यानी कि जंगलों के पास रहते हैं। छोटा मोटा पैच ऑफ लैंड है जिसको ये लोग कल्टीवेट करते हैं और छोटे मोटे बिजनेसेस में ये लोग एंगेज्ड हैं। साथ साथ ये अपने हर्ड्स का भी ध्यान रखते हैं। अगर आप बात करो पहाड़ों में जो पैस्टोरलिस्ट रहते हैं, पहाड़ के पैस्टोरलिस्ट भाई सर्दी और गर्मी के हिसाब से अपने मूवमेंट को डिफाइन करते हैं। तो जो उनका सीजनल रिदम होता है वो सर्दी और गर्मी के हिसाब से होता है। तो सर्दियों में वो नीचे प्लेन इलाके में आ जाएंगे और गर्मियों में वो ऊपर माउंटेनियस इलाके में चले जाएंगे। लेकिन ये जो जगहें हैं कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और ऊपर मैंने महाराष्ट्र की बात की, धंगर्स की बात की, इनका जो रिदम होता है ना मूवमेंट का, वो मानसून के हिसाब से होता है। तो मानसून में वो किसी और जगह चले जाएंगे, ड्राई सीजन में वो किसी और जगह चले जाएंगे। तो अगर आप ड्राई सीजन की बात करो तो ड्राई सीजन के समय पे वो कोस्टल ट्रैक्ट्स में चले जाएंगे।
मानसून सीजन के समय पे वो कभी भी कोस्टल ट्रैक्स पे नहीं जाते, क्योंकि उनके पास जो भेड़ बकरियां हैं वो मानसून सीजन ज़्यादा वेट कंडीशंस को बर्दाश्त नहीं कर सकती। केवल भैंसें ऐसी होती हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, जो कि स्वैम्पी और वेट कंडीशंस जिनको पसंद आती हैं। कोस्टल इलाके में बहुत स्वैम्पी और वेट कंडीशंस हो जाती हैं मानसून के महीने में, इसलिए मानसून के महीने में कोस्टल इलाकों में भैंसें ही सर्वाइव कर सकती हैं, ज़्यादा भेड़ बकरियां सर्वाइव नहीं कर सकती। इसीलिए जब मानसून आता है ना, तो उससे पहले ही कोस्टल इलाकों से ये पैस्टोरलिस्ट निकल के वापस आ जाते हैं अपने ड्राई सेंट्रल पठार वाले इलाके में, जहां पे पानी ज़्यादा नहीं बरसता है। ओके भाई, फिर एक और पैस्टोरल कम्युनिटी है जिसका नाम है बंजारास। ये बंजारा भी जगह जगह पे अपने हर्ड्स को लेके घूमते रहते हैं। ये उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, पंजाब में पाए जाते हैं, राजस्थान में पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। ये ढूंढते रहते हैं पास्चर लैंड अपने कैटल के लिए, बहुत लंबे डिस्टेंसेस पे बंजारास मूव करते हैं। जहाँ जहाँ पे भी जाते हैं, प्लाऊ कैटल यानी कि अपनी गाय भैंसे ये बेचेंगे, अपने शिप्स बेचेंगे, और बाकी विलेजर्स से कुछ दूसरे काम की चीज़ें ले लेंगे, जैसे गेहूँ चावल ले लेंगे, खाने पीने की चीज़ें ले लेंगे, सब्जियाँ ले लेंगे। अगर आप राजस्थान के डिजर्ट्स की बात करिए तो वहाँ पे एक कम्युनिटी रहती है जिसका नाम है रैकास। राजस्थान में रेनफॉल बहुत कम है, बहुत अनसर्टेन है, तो कल्टीवेटेड लैंड पे कितनी पैदावार होगी कितनी पैदावार नहीं होगी वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि उस साल कितना पानी बरसा। अगर पानी नहीं बरसा, हो सकता है कुछ भी पैदावार ना हो सकता है कुछ समय पे जितना एक्सपेक्टेड उससे ज़्यादा पैदावार हो जाए। आसपास कोई पानी का सोर्स है नहीं कि भाई वो अपना इरिगेशन कर लें, तो बहुत बड़े इलाके पे किसी भी प्रकार की कोई भी क्रॉप आप ग्रो नहीं कर सकते, ये प्रॉब्लम है। अब अगर बात करो रैकास की, तो रैकास भाई कल्टीवेशन में पूरी तरीके से तो इन्वॉल्व हो नहीं सकते, चूंकि इनकी जो लोकल जियोलॉजी है वही ऐसी है कि वहां कल्टीवेशन हो ही नहीं सकता। तो कल्टीवेशन के साथ साथ इन्होंने पैस्टोरलिज्म को जोड़ दिया। मानसून के समय में जो रैकास होते हैं बाड़मेर के, जैसलमेर के, जोधपुर के, बीकानेर के, ये अपने होम विलेजेस में ही रहते हैं। मानसून के समय पे थोड़ा बहुत पानी बरसता है जिसके चलते वहाँ पे पैस्चर्स आ जाते हैं। राजस्थान में ना के बराबर बरसता है, बट नमी के चलते थोड़े बहुत पैस्चर्स आ जाते हैं। अक्टूबर तक, जब तक इनके बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर के जब पैस्चर्स पूरी तरीके से सूख जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तब ये पैस्चर्स और पानी की तलाश में बाहर निकलते हैं और अगले मानसून तक वापस आते हैं। यहाँ पे रायकास भी के अलग अलग ग्रुप्स डिवाइसेस हैं, जैसे कि एक रायका का ग्रुप है जिसको आप बोलते हो मारू डिजर्ट रायकास, ये कैमल हर्ड करते हैं। एक दूसरा ग्रुप है जो शीप और गोट को हर्ड करता है। तो अलग अलग प्रकार, मतलब ये जो रायकास हैं इनमें अलग अलग प्रकार हैं। यहाँ पे आपको एक कैमल हर्डर दिख रहा है अपने सेटलमेंट में, ये थार डिजर्ट की फोटो है, जैसलमेर के पास की, राजस्थान में। तो जो कैमल हर्डर्स हैं उनको आप मारू डिजर्ट रायकास बोलते हो, और जो इनका सेटलमेंट होता है जहाँ पे रहते हैं इसको आप बोलते हो धांधी। फिर यहाँ पे कुछ अकाउंट्स दे रखे गए। देयर आर द अकाउंट्स ऑफ मेनी ट्रेवलर्स टेल्स अस अबाउट द लाइफ ऑफ पेस्टोरल ग्रुप्स। पुराने जो पेस्टोरल ग्रुप्स हैं, बहुत सारे जो ट्रेवलर्स रहे हैं दुनिया भर के, वो जगह जगह पे जाते हैं। जैसे कि बुकनन है, बुकनन मैसूर में गया था, वहाँ पे इसको गोलास मिले थे, तो गोलास के बारे में यहाँ पे कुछ जानकारी दे रहा है। तो गोलास की जो फैमिलीज थी छोटे छोटे विलेजेस में रहती थी, जंगल्स के आउटकट में रहती थी। जंगल के बिल्कुल कोर जंगल में तो नहीं रहेंगे, तो जंगल जहाँ पे शुरुआत हो रहा था वहीं कहीं रहते थे। इनके पास छोटे छोटे से ग्राउंड होते थे जिसपे ये लोग अपना कल्टीवेशन करते थे, अपने क्रॉप्स उगाते थे, और थोड़ी बहुत कैटल थी इनसे। इन कैटल से इनको डेयरी प्रोडक्ट्स मिलते थे, ये डेयरी प्रोडक्ट्स ये लोग जाके मार्केट में बेचते थे। इनकी फैमिली में ठीक ठाक मेंबर्स होते थे। एक आप कह सकते हो कि गोला की फैमिली में आपको 7 से 8 यंग मैन बहुत आराम से मिल जाएंगे। इन यंग मैन में 2 से 3 लोग तो फ्लॉक्स को वुड में लेके जाते थे। फ्लॉक्स को वुड में लेके जाते थे मतलब अपने हर्ड्स को लेके चराने के लिए लेके जाते थे, कि भाई जंगल में जाके चरवा रहे हैं, और बाकी लोग फील्ड में काम करते थे, एग्रीकल्चर करते थे। कुछ लोग जंगलों में काट के लकड़ियां ले जाके मार्केट में बेचते थे। स्ट्रॉ निकालते थे थैच के लिए। थैच क्या होता है, अगर आपने झोपड़पट्टी देखी हो तो झोपड़पट्टी के ऊपर लगा होता है थैच इस प्रकार का। इस थैच बनता किससे, स्ट्रॉ से बनता है। इस स्ट्रॉ को जंगलों से कलेक्ट करना पड़ता है, तो ये काम भी करते थे ये गोलास। समझ गए भाई। फिर यहाँ पे आपको एक मार्केट सा दिख रहा है, ये कैमल फेयर है। इस प्रकार के जो कैमल फेयर्स होते हैं वो राजस्थान में बहुत फेमस है। तो दिस इज बेसिकली कैमल फेयर इन बलोत्रा इन वेस्टर्न राजस्थान। यहाँ पे कैमल हर्डर्स आते हैं अपने कैमल्स को बेचने के लिए, कुछ हर्डर्स आते हैं कैमल्स को खरीदने के लिए, और यहाँ पे कैमल्स को ट्रेन करना, उनको यहाँ पे बेच के लाना, इसमें मैरू रैकास परफेक्ट है। गुजरात से घोड़े भी लाए जाते हैं इस सेल में बेचने के लिए। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो पैस्टोरल ग्रुप्स हैं इनकी जो लाइफ है ये बहुत सारे होस्ट ऑफ फैक्टर्स डिपेंडेंट है, केवल होस्ट ऑफ फैक्टर नहीं है। इनको समय समय पे इम्प्रोवाइज करना पड़ता है, डिसाइड करना पड़ता है
कि ये एक जगह पे कितना रुकेंगे, कहाँ पे इनको पानी मिलेगा, कहाँ पे इनको पास्चर्स मिलेगा। अपने मूवमेंट की टाइमिंग को इनको कैलकुलेट करना पड़ेगा जब ये अलग अलग टेरिटरी से मूव कर रहे हो। जहाँ जहाँ पे भी जाते हैं वहाँ पे इन्होंने फार्मर्स के साथ अपने अच्छे रिलेशन बना रखे हैं ताकि उनके फील्ड में ये मैन्योर भी छोड़ें, हार्वेस्टेड फील्ड्स को साफ भी कर दें, इनके हर्ड्स को थोड़ा बहुत चरने को भी मिल जाए। तो कल्टीवेशन, ट्रेड, हर्डिंग सब कुछ साथ में करते थे ये पैस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज़। लेकिन इन पैस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज़ का जो ज़िंदगी थी ना, वो कॉलोनियल रूल के दौरान एकदम से बदली। एक कैमल फेयर लगा हुआ पुष्कर में, यहाँ पे आपको ये लोग बैठे हुए नज़र आ रहे हैं और भी अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ हैं। ये रायकास की एक फ़ोटोज़ है, ठीक है। यहाँ पे एक बीच में मारू रैका बैठे हैं जो कि एक जीनोलॉजिस्ट हैं। जीनोलॉजिस्ट क्या बोलते हैं? एक कम्युनिटी की हिस्ट्री की जो जानकारी देता है उसको जीनोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो एक जीनोलॉजिस्ट हमेशा एक कम्युनिटी को बताता है कि हमारी कम्युनिटी की क्या हिस्ट्री रही है, हमने हिस्ट्री में मैनकाइंड की डेवलपमेंट के लिए और ओवरऑल अपने इलाके की और अपनी कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए क्या क्या काम किया है, तो उससे सेंस ऑफ आइडेंटिटी दिखती है। यहाँ पे आपको मलधरी हर्डर्स दिख रहे हैं। ये जो मलधरी हर्डर्स हैं ये इस समय पे सर्च ऑफ पास्चर्स में मूव में है। रन ऑफ कच्छ में, रन ऑफ कच्छ वैसे ही ड्राई इलाका है तो जल्दी यहाँ पे पास्चर्स मिलते नहीं है। तो ये था इस वीडियो में दोस्तों। यहाँ पे मैं इस वीडियो को खत्म कर रहा हूँ। अगली वीडियो में हम लोग कॉलोनियल रूल और पेस्टोरल लाइफ से शुरू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर योर पेशेंस, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय। वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना मत जाना।